तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू हेयर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो वही एक डायलॉग से स्टार्ट करेंगे। एक मेरा पर्सनल डायलॉग रहता है कि यार जब भी आप कुछ करने लगो तो एक चीज़ माइंड के अंदर रखो कि दैट इज़ यस, मुझे को ये करना है बिकॉज समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना कुछ तो हमें कर लेना चाहिए। तो आज मेरे पास टाइम कम था लेकिन फिर भी हम कुछ करेंगे बिकॉज समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो हमारे यार सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम जीसीडी बोल देते हैं, एंड इक्वलिड एल्गोरिथम। अब जीसीडी हमारे पास क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जब भी आप ऐसी बात करोगे तो आपने एक चीज़ सोच रखी होगी, बचपन के अंदर हमें एचसीएफ निकालते हैं जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक बोलते थे। ये जब आप ऐसी चीज़ों की बातें करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है, आपका नंबर 17 और एक आपके पास नंबर है 21, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? 7 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 7 और 21 का फैक्टर होता है 1 इंटू 21 भी रहता है फैक्टर, ठीक है। 3 इंटू 7 भी फैक्टर रहता है, और भी आप इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास फैक्टर है। अब इन दोनों का पहले तो कॉमन फैक्टर निकालिएगा। कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है? 7 ही आ रहा है, ठीक है। ये भी 7, तो एक ही आपका इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, और जो कॉमन आ रहा है उनसे बड़ा मतलब जो भी आपके पास है एक ही आ रहा है, ठीक है। यदि इससे ज़्यादा होते, जैसे 1 भी तो कॉमन फैक्टर है ना, 1 भी तो दोनों का कॉमन फैक्टर है और 7 भी दोनों का कॉमन फैक्टर। अब बड़े वाला कौन सा है? 7 है, तो इसका मीनिंग एचसीएफ इसका क्या होगा? 7,21 का बड़े वाला कॉमन फैक्टर दैट इज 7। अब हम जीसीडी की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब कॉमन डिवाइजर मतलब एक ऐसा नंबर जो 7 को भी डिवाइड करे और 21 को भी डिवाइड करे। मैंने बता रखा था कि आपके जो नंबर डिवाइड कर देते हैं वो सिर्फ आप किसी नंबर मतलब किसी नंबर को ऐसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं जी? किसी भी नंबर को सिर्फ उसके फैक्टर्स आर अलाउड टू डिवाइड, ठीक है। नंबर तो आप सिर्फ उसके फैक्टर उसको डिवाइड कर पाएंगे, कोई और नंबर नहीं डिवाइड कर पाएंगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 7 के 2 फैक्टर है, 1 एंड 7। तो 1 भी 7 को डिवाइड कर सकता है और 7 भी कर सकता है। 21 का 1 भी फैक्टर है, 21 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर और 7 भी फैक्टर। तो 21 को 4 नंबर डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग से। अब कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, दोनों का कॉमन डिवाइजर देखो। अब 1 7 को भी डिवाइड करा है, 1 21 को भी डिवाइड करा है, तो इसका मतलब 1 इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ 7 एंड 21। 7 7 को भी डिवाइड करता है, 7 21 को भी डिवाइड करता है, इसका मीनिंग 7 इज अगेन अ कॉमन फैक्टर। अब मेरे पास 2 कॉमन फैक्टर है, एक मेरे पास 1 कॉमन फैक्टर है, एक मेरे पास, और यार कॉमन फैक्टर बोल रहा है तो कॉमन डिवाइजर बोल रहे हैं बिकॉज फैक्टर ही डिवाइजर होते हैं। तो मेरे पास 7 का जो डिवाइजर है वो भी 1 है, और 21 का भी 1 डिवाइजर है, 7 भी डिवाइजर है 7 का, और 7 डिवाइजर ऑफ 21 का भी। तो दोनों के कॉमन डिवाइजर 1 एंड 7 है। तो 1 एंड 7 के अंदर यदि मैं ग्रेटेस्ट की बात करूं तो मेरा 7 है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम कैसे निकालते हैं? वो एक तरह से आपका एचसीएफ का ही फंडा रहता है, ठीक है, जिसको हम पहले से कर चुके हैं। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। इसका मीनिंग डियर आपको मैं डायरेक्ट यहां पर डेफिनेशन देता हूं। आपके पास मान लो 2 नंबर है, ठीक है। अब इनके आप कॉमन डिवाइजर निकालेंगे। तो मान लीजिएगा मैंने एक सी नंबर फाइंड आउट करा जो ए को भी डिवाइड करा और सी मेरा बी को भी डिवाइड करा, नंबर 1, ठीक है। और एक और मैंने कॉमन डिवाइजर देखा जो डी है, वो भी ए को डिवाइड करा और वो डी मेरा बी को भी डिवाइड करा, ठीक है। और साथ ही में मेरे पास जो डी है नंबर, वो मेरे पास राजे सी को भी डिवाइड करा है, ठीक है। सी को भी डिवाइड करा है, सी को भी डिवाइड। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? यदि हमारा डी, जहाँ पहले तो हमने ये समझा कि सी एंड जो हमारा बी है ना, अब सी एंड जो डी है हमारे पास, ये दोनों के दोनों कॉमन डिवाइजर है, ए एंड बी के दोनों कॉमन डिवाइजर। सी भी दोनों को डिवाइड करता है, डी भी को दोनों को डिवाइड करता है। यदि मैं सी डी की बात करूं कॉमन डिवाइजर्स की, तो मेरे पास 2 नंबर आ जाएंगे। उनके अंदर से बड़े वाला कौन सा होगा? अब डी ने भैया सी को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड हम जब किसी नंबर को करते तो उससे या तो आप सेम नंबर को सेम से डिवाइड करें, या फिर उससे कोई छोटा नंबर उसको डिवाइड कर पाएगा, बड़ा नंबर तो डिवाइड करेगा नहीं। तो यदि आपका डी सी को डिवाइड करे तो इसका मीनिंग डी हमारा लेस देन इक्वल टू सी होगा। अरे वाह, डी भी कॉमन डिवाइजर था, सी भी कॉमन डिवाइजर था, लेकिन जहां से ये श्योर हो जाता है कि सी हमारा ग्रेटेस्ट है, तो सी को हम क्या बोलेंगे? जीसीडी। तो यदि आप जीसीडी की बात करेंगे ए कॉमा बी की, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, जो बड़े वाला कॉमन डिवाइजर है। एक और आपको उसकी बुक की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन हमारे पास क्या दे रखी है यार? कॉमन डिवाइजर की बात कर रखी है आपको, ठीक है। कॉमन डिवाइजर हमारे पास क्या होते हैं? ये देखो कॉमन डिवाइजर आ गया। सी ए को डिवाइड करता है, सी बी को डिवाइड करता है, तो सी को हम सिंपली कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी बोलेंगे। एज देयर इज ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एनी नॉन जीरो इंटीजर होते हैं हमारे पास। यदि आप कोई 2 नॉन जीरो नंबर ले लेंगे तो यार उस नंबर के कुछ फाइनाइट ही आपको कॉमन डिवाइजर मिल पाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे होंगे, बिकॉज नंबर फाइनाइट होगा तो डिवाइजर भी उसके फाइनाइट ही होंगे। So there is only a finite number of common divisor of a and b except a is equal to and b is equal to 0। यदि आप दोनों नंबरों को 0 0 लेते हैं तो 0 को तो हर एक डिवाइड करेगा, मतलब मेरा पहला नंबर 0 हुआ, दूसरा नंबर 0 हुआ,
इस जीरो को तो 1 भी डिवाइड करेगा, तो इस जीरो को भी 1 डिवाइड करेगा, इसको 2 भी डिवाइड करेगा, इसको भी 2 डिवाइड करेगा, इसको 100 भी डिवाइड करेगा, इसको भी 100 डिवाइड करेगा। बिकॉज जीरो को तो हर एक नंबर डिवाइड करेगा, लेकिन जीरो किसी को डिवाइड नहीं कर पाएगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसका मीनिंग जब आपके पास दोनों नंबर जीरो रहेंगे तो आपके जो डिवाइजर, आपके पास कॉमन डिवाइजर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उन कॉमन डिवाइजर के अंदर से आप बड़े वाला कॉमन डिवाइजर नहीं फाइंड कर पाएंगे। बिकॉज आप इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, हर एक नंबर दोनों जीरो को डिवाइड करेगा, तो लेकिन वो नंबर का कभी अंत नहीं होगा, तो आप उसको ग्रेटेस्ट नहीं बोल सकते। तो इसीलिए यहां पर लिखा रखा है कि आपका जो कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी एक्सेप्ट ए जीरो एंड बी जीरो, यदि आपके दोनों जीरो होते तो उसके बिना आपके पास, यदि आप जे कंडीशन को छोड़ देते हो, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो वाली कंडीशन लेंगे, तभी आपके पास हमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिवाइजर मिलेंगे। सिर्फ इस केस के अंदर हम चुपचाप रहेंगे, नहीं हमें मिलेगा। If at least one of A and B is non-zero है, तो then the greatest among their common divisor is known as greatest common divisor of A and B। ठीक है, आपके पास दो नंबर है, उनके अंदर से एक नॉन जीरो है। अब जब आप एक नॉन जीरो है, यदि एक नॉन जीरो होगा तो दूसरा मान लो एक जीरो ले लेंगे। अब इसके अंदर में बहुत सिंपल स्पष्ट भाषा के अंदर बोल दिया कि यदि आपके पास एटलीस्ट कम, मतलब आपके पास ये केस हम लेकर चलें कि हमारे पास एक नंबर मान लो यार जीरो है, ठीक है, और एक नंबर मान लो एक नंबर मेरे पास जीरो और एक नंबर मेरे पास है 15 है। अब इस जीरो को 15 डिवाइड कर देगा और इस 15 को भी 15 डिवाइड कर देगा। अब इसका मीनिंग इन जीरो एंड 15 का कॉमन डिवाइजर हमारे पास क्या हो गया, 15 हो गया। अब वैसे तो आपका 15 को 5 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 1 भी करता है, और सेम के सेम सारे के सारे जीरो को भी डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे कॉमन डिवाइजर होंगे, लेकिन 15 उन सबसे बड़ा होगा। अब इस केस के अंदर आप 15 के ज़्यादा आप सोच ही नहीं सकते, बिकॉज यदि आप 15 से बड़ा कोई भी नंबर सोचेंगे, जैसे 16, 17, 18, 19, 20, 30, अब 15 से बड़ा कोई भी नंबर 15 को डिवाइड ही नहीं करेगा। जीरो को तो सारे के सारे करेंगे, लेकिन 15 को नहीं करेगा। तो इसलिए उसने बोल दिया कि यदि आपके पास जीरो, आप जीसीडी निकालना चाहेंगे किसी भी नंबर का 0, A का, तो उसका आंसर आप खाली ए लिख देना, बिकॉज ए को डिवाइड करेगा, ए जीरो को भी डिवाइड करेगा, तो यही इसका आंसर चला जाएगा। जी उस लाइन का जहां पर मीनिंग था, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है जी, हो गया। तो उसने बोल दिया कि जो भी आपके पास, तो अमंग, तो जहां पर ग्रेटेस्ट अमंगस देयर कॉमन डिवाइजर इज नोन एज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रखी थी। हम जीसीडी की तरफ चलेंगे तो हमारे पास ये डेफिनेशन वर्क करेगी कि हमारे पास लेट करा कि हमारे पास ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स है, सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो है। तो हमारे पास मानकर चलेंगे कोई एक तो नॉन जीरो रहेगा, तो देन पॉजिटिव इंटीजर डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी होगा नंबर 1। आप डी को कब कॉमन डिवाइजर बोल पाएंगे, यदि आपका डी नंबर 1 ए को भी डिवाइड करे, बी को भी डिवाइड करे, दैट इज डी उन दोनों का कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। और यदि आपके पास कोई और कॉमन डिवाइजर वहां पर है, जैसे सी बी ए को डिवाइड करता है, सी बी वी को डिवाइड करता है, अब डी भी कॉमन डिवाइजर है सी बी, लेकिन सी हमारा डी से छोटा होना चाहिए। यदि आपका सी डी से छोटा है, मतलब आपके पास जितने भी और कॉमन डिवाइजर है ए एंड बी के, और वो सभी के सभी आपके डी से छोटे रहेंगे, तो इस केस के अंदर हम डी को क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल देंगे, जो डेफिनेशन में स्टार्टिंग के अंदर दे रखी थी। राइट, इसके अंदर जब हम नोट की बात करें तो हमारे पास नोटेशन के अंदर आप उसका जैसे G.C.D आप लिख देते हो, या सिंपली ए भी आप ऊपर इंटरवल लिखेंगे, इसका मीनिंग खाली GCD भी होगा हमारे पास। GCD इज डिफाइंड फॉर ईच पेयर ऑफ इंटीजर ए एंड बी एक्सेप्ट 0, 0। यदि आपके पास ए भी जीरो हो जाता है, बी भी जीरो, तब आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि उन सभी डिवाइजर के अंदर से बड़े वाला कौन है, तो हम चुपचाप रहेंगे। और डिवाइजर जो आपके पास कॉमन डिवाइजर होता है राजी, आपके पास ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है। आपके पास एक ही केस होता है, दोनों जीरो वाला उसको छोड़ दीजिए। यदि आपके पास एक जीरो है और एक नंबर आप जीरो नहीं लेंगे और पॉजिटिव लेंगे, तो आप 1 लेंगे। डायरेक्ट हम इंटीजर की बात करें तो कम से कम हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 तो रहेगा, बिकॉज जब आप एक जीरो लेते हो, दूसरा साथ में जो भी नंबर लेंगे वही आपका कॉमन डिवाइजर रहेगा, जो आपके पास हो जाएगा। इस यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं डियर, वो एग्जांपल देख लें। टू फाइंड जीसीडी ऑफ -12 एंड 48। अब इसके अंदर से आपके पास जो 12 नंबर आ रहा है 12 है ना, वही आपका जीसीडी आ जाएगा पॉजिटिव वाला। आप इनके पॉजिटिव डिवाइजर देख सकते हो, या इनके पॉजिटिव डिवाइजर जो आपके पास आएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सारे नंबर -12 को डिवाइड करते हैं। और 48 के देखेंगे तो 1 से लेकर आपका 16 सभी चले जाएंगे। अब जो आपके पास पहले वाले नंबर जो आ रहे हैं इंडिया, जो आपके पास पहले वाले नंबर आ रहे हैं 1 से लेकर 12, ये आपके सारे के सारे कॉमन है, और कॉमन के अंदर से सबसे बड़े वाला आपको मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका जीसीडी निकाल पाएंगे। अब डियर बहुत ही ध्यान से बैठना, खाली इस लेक्चर के अंदर मैंने आपके लिए डिसाइड करा कि आपको मैं एक आर्टिकल ही करवाऊंगा, आर्टिकल नंबर 2, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक होने जा रहा है। इसके ऊपर फुल जो आपकी बुक के अंदर वो चीज़ें करेंगे, लेकिन साथ में इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं हम खुद से इसके ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से हर एक स्टेप आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग में यहीं से करवा रहा हूँ आपको।
आपका जो आर्टिकल है उसका आर्टिकल के अंदर हमें दिया दे रखा है हमारे आर्टिकल के अंदर कि यार आप लोगों ने क्या करना है कि इफ हमारे पास a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स है नॉट बोथ जीरो, वो बोला कि नॉट बोथ जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, तो देन हमें क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट जीसीडी ऑफ a एंड b एग्जिस्ट करेगा एंड इज यूनिक होगा। मतलब यदि आपके पास दो नंबर आप ले रहे हो a एंड b, आप कोई भी दो नंबर सोच लो और उसके ऊपर कंडीशन ये लगा दो कि दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे, तो तब आपका हर एक केस के अंदर आप कहीं पर भी बैठे हो, आप पंजाब में हो, हरियाणा में हो, आप दिल्ली में हो, आप अमृतसर में, कनाडा में हो, किसी भी जगह पर आप बैठे हो, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन उन दोनों नंबर का जीसीडी आपको जरूर मिलेगा और वो यूनिक भी होगा। ऐसा नहीं कि सर पंजाब में आंसर और आ रहा, हरियाणा में गए थे आंसर और आ गया, दिल्ली में गए आंसर और आ गया, कनाडा के अंदर आंसर और आ गया, नहीं, आंसर उसका यूनिक ही होगा। आप कहीं पर भी बैठे हो, चाहे हिमालय के अंदर जाकर बैठे हो, ठीक है, आंसर विल बी सेम। यही चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। अब जब हम स्टार्ट करेंगे डियर, तो फर्स्टली जहां पर लाइन आपकी सेम रहेगी कि बी शैल प्रूव दैट की जो जीसीडी ऑफ ए बी है वो एग्जिस्ट करेगा राजे। अब यहाँ पर WLO का मीनिंग क्या रहता है कि जब आप दो नंबरों के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, जैसे आप ए एंड बी बात करें तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेंगे, एज्यूम ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव है, हम मान रहे कि दोनों के दोनों पॉजिटिव, और एक कंडीशन हमने लगा दी कि यार हम मान लेते हैं जो हमारा बाद वाला आएगा नंबर, जैसे हम चलते हैं ना, जैसे आप विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ऐसे जब मैं नेचुरल नंबर को सोचता हूँ तो मैं 1 2, जब मैं दो नंबर लूंगा तो मैं 1 2 ए बी, तो मैं 2 जो मेरा नेक्स्ट वाला आएगा वो बड़ा होगा। जैसे मैं ए बी की बात करता हूँ, जो मेरा बाद वाले आएगा तो मैं उसको बड़ा सोच सकता हूँ, ठीक है, जैसे उन्होंने सोच कर रख लिया कि बी हमारा ए से बड़ा है। अब जीसीडी ऑफ ए बी इज नॉट अफेक्टेड बाय साइन ऑफ ए एंड बी, वो कहना मैटर नहीं करता कि हमारे पास कैसे साइन है, ठीक है, दैट डज नॉट मैटर कि आपके प्लस है माइनस है, जीसीडी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वन, तो वो नेगेटिव आपका उसको कवर नहीं करेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। यदि आपके पास एक नंबर नेगेटिव हो गया तो आप डरना मत, ठीक है, जहां पर उसने बोला कि 2 इंटीजर है तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर को साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज का हम जहां पर ध्यान रखने वाले हैं। अब स्टार्ट करते रहते। अब मेरे पास क्या चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बाकी मैं वापस आपको इसी चीज़ के ऊपर लेकर आऊँगा जो जहाँ पर लिख रहा है। अभी हम हमारे सफ़र को आगे मूव करेंगे। दैट इज़ अ वेरी ओनली इंपॉर्टेंट कि बी मेरे पास ग्रेटर देन ए है। आर यू रेडी टू डू दिस विद मी? अभी हमारा केस क्या है कि हमारे पास बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, ग्रेटर देन, तो देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमने कर रखा है पहले चैप्टर के अंदर। डिवीजन हमारे पास क्या रहता था, एल्गोरिथम। अब यहां पर अपने ध्यान से समझना, तो वी गेट, तो हमारे पास क्या होगा, जब भी बी ग्रेटर देन ए होता है तो बी आपका इज इक्वल टू ए इंटू क्यू वन रहेगा प्लस आर वन रहेगा आपके पास। ऐसी कंडीशन के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपके पास एक क्यू वन एंड आर वन इज ऑलवेज प्रेजेंट, वो आपको ऑलवेज प्रोवाइड करवा देगा। क्यू वन क्वोशंट एंड आर वन रिमाइंडर रहेगा, और सच दैट हमारे पास जो कंडीशन होगी, जो रिमाइंडर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है, ऑलवेज लेस देन आपका डिवाइजर होता है, जी हमारे पास केस चलेगा, ठीक है। दिस इज द केस नंबर 1। तो हम इसको जहां पर नंबर 1 एंड 2 जहां पर लिख सकते हैं कि ये हमारा नंबर 1 है डियर। अब यहां से दो केस हो सकते हैं आपके पास, या तो रिमाइंडर आपका जीरो होगा, या फिर आपका रिमाइंडर जीरो से बड़ा और ए से छोटा होगा। मतलब दो चीजें हैं, या तो रिमाइंडर जीरो होगा या फिर ए से छोटा होगा। ए से छोटा तो रहेगा, ठीक है। पहले वाले केस के अंदर यदि डियर हम लेट कर लेते हैं कि इफ हमारा r1 इज इक्वल टू जीरो है, तो डियर आपके पास क्या आ जाएगा, तो देन यदि आप ऊपर वाले नंबर को पुट करेंगे यहाँ पर, तो b इज इक्वल टू आपका ए क्यू वन प्लस जीरो आ जाएगा, दैट इज ए क्यू वन आ जाएगा। दैट इज आपके पास b इज इक्वल टू डियर ए क्यू वन आ गया। तो जहां पर a आपको फैक्टर मिल रहा है किसका, b, तो इसका मीनिंग a आपका क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, यदि आपका a डिवाइड करेगा b को, एंड ए अपने आप को तो डिवाइड करता है, हर एक नंबर अपने आप तो डिवाइड करता ही। आपके बुक में ये एक लाइन मिसिंग होगी तो वहां से कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर है तो हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने r1 को डियर जीरो करा तो हमारे पास b इज इक्वल टू ए क्यू वन आ गया, तो जहां पर b के दो फैक्टर आ रहे हैं, एक फैक्टर a आ रहा है और a फैक्टर उसका क्यू वन आ रहा है, तो दोनों के दोनों उसके डिवाइजर हो सकते हैं। तो हम a के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग a हमारे पास से डिवाइड करेगा b को, एंड a हमारा a को भी डिवाइड करता है। इसका मीनिंग डियर हमारा a क्या हो जाएगा, कॉमन डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है, दोनों का कॉमन। अब a कॉमन डिवाइजर हो जाएगा, और a से बड़ा कोई भी नंबर यदि आप लेते तो वो a को तो डिवाइड करेगा ही नहीं। इसका मीनिंग यदि वो b को करेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन जब आप लेंगे तो मैक्सिमम आपका जो एक नंबर उसके अंदर दे रखा ना आता, उसकी रेंज तक ही आप सोच सकते हो। जैसे में आपके पास नंबर 7 एंड 21 है, तो आप यदि सोचेंगे यार कोई नंबर मेरा 21 है तो 42 हो सकता है, नहीं वो नहीं हो सकता। आपका मैक्सिमम 21 तक ही चलेगा, 7 से लेकर या 1 से लेकर, वो आपका हो सकता है। अब आपके पास a एंड b आपके पास दोनों के दोनों डिवाइजर, तो इसका मीनिंग आपके पास क्या होगा, a जो आपके पास है इज कॉमन डिवाइजर हो जाएगा ऑफ, हम यहाँ पर कॉमन डिवाइजर क्यों लिख रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे ना जीसीडी, तो बीच एम्प्लाइज हमारे पास जो जीसीडी होगा इन दो नंबर का किसका राजा, a कॉमा b का, वो हो जाएगा हमारे पास a हो जाएगा। अब यही तो हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जीसीडी एग्जिस्ट करता है। इस चीज के ऊपर किसी को किंतु परंतु तो नहीं है, यदि है तो मेरे को बता दो प्लीज अभी के लिए। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, 7 इज इक्वल टू 3 इंटू, आप सॉरी
अब यहाँ पर लिख सकते हो 15 को आप लिख सकते हो डियर, आप 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका मीनिंग ये आपका 3 डिवाइड कर देगा 15 को। मान लो एक नंबर आपके पास 3 था और 3 15 को भी डिवाइड करा और 3 3 को भी डिवाइड करा, तो ये 3 कॉमन डिवाइजर आ जाएगा किसका, 15 एंड 3 का। तो मतलब यदि आप जीसीडी देखेंगे 15 एंड 3 की, तो जो आपके पास छोटे वाला नंबर है नंबर 1, ये जो आपके पास आपस में फैक्टर होने चाहिए और उसके बाद उसका छोटा नंबर जो आंसर आ जाएगा वो होगा। मतलब जो आपके पास 15 एंड 3 ले रहे हैं वो आपके को प्राइम नहीं होने चाहिए। को प्राइम मतलब जिनका जीसीडी 1 होता है वो नहीं होने चाहिए। तो डियर जहां पर हमारे पास ये हो गया कि हमने जब R1 को 0 माना, जैसे हमने ये खुशी को जग जाहिर करा कि हमारा यार A1 0 हो सकता है, हमने हमारे माइंड के अंदर लेकर रखा कि हमारा A1 0 हो सकता है, तभी डियर आप लोगों के पास कुछ ऐसा आ गया कि आपके पास जो है A नंबर है वो B को डिवाइड कर देगा, A अपने आप को भी करेगा, तो GCD हमारा इज इक्वल टू A हो जाएगा। तो हम ये लिख पाएंगे कि हमारा जो GCD है ऑफ ABD, जो हम जिसकी हम बात कर रहे थे A, B, वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये केस आपका इफ वाला था, तो ये इसका पॉसिबिलिटी 100% चांस है, ये तो 50% है, तो दूसरे के 50% क्या होंगे, तो यदि हमारा ये 0 नहीं होगा तो इसका मीनिंग R1 हमारे पास A1 से छोटा होगा, A से। अब यदि हमारे पास यहाँ पर लिख देंगे कि इफ R1 हमारा नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो देन आपके पास डियर जो R1 रहेगी वो लेस देन A हो जाएगी। अब जब लेस देन A होगी तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब जो भी आपका बड़ा नंबर होता है और एक छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर उसको डिवाइड करने जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय डिवीजन एल्गोरिथम बी गेट। तो हमारे पास क्या होगा इस A के लिए, तो ये हमारा बड़ा है ना, इस A के लिए डियर आपके पास वहां पर कोई ना कोई क्वोशिएंट रहेगा Q2 और प्लस आपके पास कोई ना कोई रिमाइंडर R2 होगा, एंड सो दैट 0 लेस देन इक्वल टू R2 हमारे पास लेस देन R1 हो जाएगा नंबर 2। ये आपके पास हो सकता है, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा राजे वो 0 से बड़ा छोटा सकता है, लेकिन जो डिवाइजर होता है R1 उससे ऑलवेज छोटा रहता है। तो जहां पर फिर से दो केस करेंगे, इफ R2 हमारा 0 हो जाए कहीं ना कहीं से, तो विच इंप्लाइज हियर आपके पास A इज इक्वल टू R1, Q2 आ जाएगा। और जहां से आपके पास R1 आ गया A का फैक्टर, तो हमारे पास A का फैक्टर क्या हो गया R1, इसका मीनिंग जो फैक्टर होता है वो आपका इसको डिवाइड कर सकता है, R1 कैन डिवाइड A, ये हो गया। अब R1 A को डिवाइड करना है, इस केस के अंदर आपके पास जो भी वैल्यू A की आ रखी है, मैं आपको दिखाता हूं आपने करना क्या। इसके बाद जो भी आपके पास A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इस A की वैल्यू को हम लोगों ने क्या करना, बहुत ही प्यार से रिस्पेक्ट से इसको उठाना है, ठीक है, बस आपने इसको उठाना है। और कहां पर उठा कर लेकर जाएंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। A की वैल्यू को हम जहां पर कहां पर उठा कर रखें, तो A की वैल्यू को यार आप यहां पर लेकर आओ इक्वेशन नंबर 1 से। तो B इज इक्वल टू AQ1 प्लस R1 था, तो मैं जहां पर भी आपको दिखाता हूं, तो आपका 1 जो होगा इंप्लाइज करके V इज इक्वल टू A था, तो A की वैल्यू R1 Q2 आ जाएगी, और प्लस हमारे पास ऐसा कुछ था आपके पास B इज इक्वल टू AQ1 प्लस R1 था, तो हमने यहाँ पर A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो यहाँ पर आपका Q1 ऑलरेडी दे था, प्लस का R1 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू R1 को कॉमन ले लेना, आपके पास Q2 Q1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पर R1 जो आपके पास है वो कॉमन फैक्टर ऑफ B हो जाएगा। तो बीच में डियर आपका जो R1 है वो B को भी डिवाइड करेगा। डियर देख लो, अभी हमने शो करा कि जब आपका R2 इज इक्वल टू 0 था, तब हमारे पास A इज इक्वल टू R1 इंटू Q2 आ गया, बिकॉज हमने यहाँ पर 0 कर दिया, जो फिनिश हो गया। तो जहाँ से हमारा R1 A को डिवाइड कर गया, जी हो गया। फिर यही A की वैल्यू को हमने इस B वाली इक्वेशन के अंदर पुट करवा रखा, और वहाँ से हमारे पास R1 फिर से कॉमन आ गया, R1 हमारा B को भी कॉमन करके डिवाइड कर गया। इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा कि R1 हमारे पास इज कॉमन डिवाइजर हो जाएगा A एंड B का, इज कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B। तो हमने GCD की बात करनी होती है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की, तो अब हम इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं लिख सकते, खाली आप इसको इतना ही लिख सकते हैं। अब वापस आ जाओ, लेट करो कि हमारे पास P कोई पॉइंट है वो A को भी डिवाइड करता है, और P हमारा कोई पॉइंट है B को भी डिवाइड करता है, जी हो जाएगा। अब A एंड B है, तो यदि आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जहां से, अब हमें शो करना है कि R1 हमारा GCD है। अभी हमें शो करना है कि हमारे पास इस केस के अंदर जो हमारा R1 ना कॉमन डिवाइजर है, जो हमारा GCD है। और GCD के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, डेफिनेशन क्या कहती थी, जो आपका GCD होता है R1 वो A को भी करता है और B को भी करता है। और यदि आपके पास वहां पर कोई और कॉमन डिवाइजर है, तो वो इस R1 से तो छोटा ही होना चाहिए, ये हमने शो करना। तो आप A एंड B की हेल्प के साथ R1 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डियर यदि आप इस चीज के ऊपर ध्यान से फोकस करेंगे, तो जहां से B माइनस AQ1 इज इक्वल टू R1 होता है, अब हमारा B को भी करता, A को भी करता, तो माइनस A को भी करेगा और उसके हर एक मल्टीपल को भी करेगा। अब देख रहा P A को डिवाइड करता, तो P आपका A एंड Q1 को भी करेगा, और साथ में P B तो कर रहा है हमारे पास,
पी किसी एक नंबर को करा तो राजी उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा, ऐसा हमारे पास कोई रूल नहीं होता कि नहीं करेगा। जैसे आपका 2 यार 4 को भी डिवाइड करेगा तो 2 आपका -4 को भी करेगा, ठीक है, उसके नेगेटिव को भी करेगा। और 2 4 को डिवाइड करा तो 4 के आपके साथ आप कुछ भी लगा दो, चाहे 7 लगा दो, चाहे 6 लगा दो, उसके हर एक मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। वो चीज़ हमने यहाँ पर लगा रखी है। और फिर यदि एक नंबर को कोई दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करता तो उनके एडिशन को भी करेगा। जब आप इन दोनों को एडअप करेंगे तो b पहले लिख देना, -aq1 बाद में लिख देना, ठीक है। तो हमारा p डिवाइड करेगा b -aq1। तो राजी यदि आप जहां से देखेंगे तो v -aq1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, r1 के इक्वल होता है। तो इसका मीनिंग डियर आपके पास आ जाएगा विच एम्प्लाइज हमारा जो p है वो डिवाइड करेगा r1 को, दैट इज p हमारा लेस देन इक्वल टू r1 हो जाएगा। तो डियर हमारे पास r1 कॉमन डिवाइजर तो पहले से था, लेकिन अब वो किसी भी आप और कॉमन डिवाइजर यदि p को चूज करते हो उससे बड़ा हो जाता है। तो विच एम्प्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, तो विच एम्प्लाइज इस केस के अंदर हमारे पास जो जीसीडी होगा a, b का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा, मतलब वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अब इस केस के अंदर यार फिर से बात तो वही है ना सर, क्या हमने r1 को यहाँ पर क्या लेट करा था, r2 को 0 करा था। अब ये तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि r2 हमारा 0 हो, तो इसका मीनिंग r2 0 नहीं होगा तो फिर वो r1 से तो छोटा ही होगा। ये वाला केस यहाँ से चल जाएगा डियर। इस केस के साथ r2 0 हो सकता था तो केस ले लिया, r2 0 नहीं होगा तो फिर r2 आपका r1 से छोटा होगा। उस चीज़ के ऊपर वापस आते हैं कि इफ r2 आपके पास 0 नहीं होता तो हमारे पास r2 लेस देन r1 होता। अब r1 आपके पास बड़ी है तो देन वाई डिवीजन एल्गोरिथम, तो मैं जहां पर लिखूंगा देन वाई डिवीजन एल्गोरिथम, देन वाई डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास क्या होगा, वी गेट कि जो आपका r1 बड़े वाला है वो फिर से डिवाइड होगा किससे, r2 से। कोई ना कोई क्वेश्चन q3 मिल जाएगा और रिमाइंडर r3 आपको मिल जाएगा। और 0 लेस देन इक्वल टू r3 जो रिमाइंडर है वो पहले वाले रिमाइंडर जो कि आपका r2 था उससे छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस केस के अंदर भी डियर आपके पास 3 केस बनेंगे कि इफ हमारे पास ये वाला केस हो जाता है, इफ आपका r3 इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो देन आपके पास ऊपर वाले से आपका r1 इज इक्वल टू r2 इंटू q3 आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है ना। इसको हमने 0 कर दिया, जैसे 0 करा तो आपके पास इतना बच गया। और यार जहाँ पर आपका जो r2 है वो इसका फैक्टर आ रहा है तो विच एम्प्लाइज हमारे पास r2 जो नंबर है वो r1 को डिवाइड करेगा। एंड साथ में आप क्या करोगे, r1 की इस प्यारी सी वैल्यू को ऊपर वाले किसी क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो। यार किसके अंदर पुट करें, किसके अंदर पुट करें, तो किसके अंदर पुट करें यार, इसके अंदर आपको पुट करना चाहिए। r1 इक्वल मैं दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। r2 हमारा डिवाइड करेगा r1 को, तो r1 की वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है, पुट करनी होती है, पुट करनी होती है। b वाला केस हो गया। और यहाँ पर आप r1 की वैल्यू पुट कर सकते हो, इधर आप इधर r1 की वैल्यू पुट कर सकते हो ना। पहले a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी, जहां पर ये जो आपके पास एक केस चल रहा था यहाँ पर इक्वेशन अपने मार्क कर लेनी होती है कि यार हमारा जो ऐसा कुछ आ चुका है, a इज इक्वल टू r1 इंटू q2 था। तो यहाँ पर यदि आप r1 की वैल्यू पुट करेंगे, r1 की वैल्यू क्या है हमारे पास r2 इंटू दिस, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंड फ्रॉम अबव हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास a था r1, तो r1 की वैल्यू r2 आ जाएगी इंटू q3 आ जाएगा आपके पास। और क्या है हमारे पास यहाँ पर q2 है, यस q2 है। तो डियर इसका मीनिंग r2 आपका a को भी डिवाइड करेगा, तो विच एम्प्लाइज जो आपका r2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। एंड अब a2 को डिवाइड करेगा तो एक और वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं b वाले केस के अंदर। r1 की वैल्यू आप यदि यहाँ पर पुट कर देंगे राजे, इधर देख लो, जहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे r1 की, तो आपके पास वहाँ पर r2 को कॉमन आ जाएगा। तो जैसे आप r2 को कॉमन लेंगे तो आपका जो है r2 वो b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगेन एंड r2 आपका b को डिवाइड करेगा, मैंने दिखा दिया ऊपर कैसे करेगा। इसका मीनिंग हमारे पास जो r2 इज अ कॉमन डिवाइजर हो गया, r2 इज आपका कॉमन डिवाइजर हो सकता है, बिकॉज ये 2 केस चल रहे हैं, हो सकता है ऑफ a, b का। और आप जहां से सिमिलरली बोल देंगे कि हमारे पास सेम ही चलेगा, ठीक है, सेम ही हमारे पास चलेगा, तो आपके पास हो जाएगा। तो वो प्रोसीजर आपका। एंड सिमिलरली हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि यदि हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास कोई p नंबर है वो a को डिवाइड करेगा, b को डिवाइड करेगा, तो सिमिलरली ऑन द बिहाफ ऑफ अबव आप ये कह सकते हो। लाइन आपने बुक वाली कर लेनी है, ऑन द बिहाफ ऑफ अब आप ये कह सकते हो कि यार इस केस के अंदर आपका जो जीसीडी होगा a, b का वो आपका r2 हो जाएगा एंड दैट इज एग्जिस्ट करेगा, मेन काम है। लेकिन इफ आपके पास डियर r2 जो आपका नंबर नॉन जीरो आ जाए, इफ आपके पास जो r2 नंबर है डियर वो आपका नॉन जीरो आ जाए, तो फिर आप लोग क्या करोगे, इफ r2 आपके पास नॉन जीरो आ जाए फिर आप क्या करोगे,
यदि हमारे पास R2 नॉन जीरो आ जाएगा, जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, हम R3 तक हम R3 तक पहुंच चुके हैं। वाह जी वाह, हम R3 तक पहुंच चुके हैं, हम R3 तक पहुंच चुके हैं। यदि R3 जीरो होगा तो आपके पास R2 डिवाइजर आ जाएगा, ठीक है। और ये केस हम कर रहे थे इफ़ हमारे पास R3 नॉन जीरो रहेगा। तो राजी अब जब आपका नॉन जीरो रहेगा तो फिर आप वहीं से फिर कहेंगे कि यदि नॉन जीरो करता है तो हमारे पास R3 आपका R2 से छोटा होगा, फिर हम सारे के सारे स्टेप रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख पाएंगे कि जब आपके पास ऐसा आ जाएगा केस तो बी रिपीट करेंगे ऑल दी स्टेप्स, ठीक है। बी रिपीट द अबव प्रोसेस करेंगे, बी रिपीट द अबव प्रोसेस। कब तक राजे? जब तक हमारे पास बिच एंड्स आफ्टर, मानकर चलते हैं एन स्टेप हो जाता है, बिच एंड्स आफ्टर एन स्टेप्स हमने यहाँ पर से कर लिया कि बी रिपीट द अबव प्रोसेस बिच एंड्स आफ्टर एन स्टेप से करा हमने, एंड बी गेट द रिमाइंडर जीरो। तो जब तक हमारा जीरो नहीं आ जाता, ठीक है, एंड बी गेट। आपको पता है यार आपका रिमाइंडर देखो आप छोटा करो, एवरी टाइम आपका जो रिमाइंडर था आपने जो देखो R3 था ना, पहले तो हमारा R2 रिमाइंडर था, लेकिन नवे वाला रिमाइंडर हमारा इससे और छोटा हो गया, उसके आगे वाला रिमाइंडर और छोटा हो जाएगा। तो रिमाइंडर छोटे होते 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 आपके रिमाइंडर जीरो तक पहुंच सकते हैं, वही हमने पहुंचाना होता है। 9th क्लास के अंदर ऐसे सम हम कर चुके हैं, ठीक है। तो एंड बी गेट, अब यहां पर लिख सकते हैं एंड बी गेट द रिमाइंडर, एंड वी गेट द रिमाइंडर जीरो आफ्टर nth स्टेप। तो ये हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, तो देयरफॉर बी गेट अ सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर, बी गेट अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स हमारे पास आ जाएंगी। कैसी आ जाएंगी राजी? सबसे पहले हमारे पास जो मैं दिखाता हूँ, आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ए से छोटा था R1, R1 से छोटा था आपके पास R2, और उससे छोटा था R3, और अप टू सो ऑन चलते चलते आपके पास Rn आ जाएगा, जो कि आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। सबसे पहला हमने ए की बात करी थी, फिर हमारा सबसे पहला जो रिमाइंडर R1 आया था वो ए से छोटा, तो फिर हमने R2 के ऊपर काम करा जो कि R1 से छोटी थी। अभी मैंने R3 के ऊपर देखो ऊपर स्टार्टिंग के ऊपर देखो रेड पेन के साथ लिख रखा है कि R3 R2 से छोटा होगा। तो हमारा रिमाइंडर स्टेप बाय स्टेप छोटा होता है, एक तरफ के ऊपर जीरो हो सकता है। तो इसीलिए लास्ट के ऊपर जाकर हमने लेस देन और इक्वल टू मतलब बना रखा कि Rn ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखी है, आपके पास ये केस होगा। एंड यार और साथ में हमारे पास क्या होगा, अब ध्यान से दिखना, एक और चीज़ हमारे पास बनकर सामने आ रही है, जहां पर दिखना किसी कहां पर आपको दिखाऊं ये चीज़ मैं आपको आर वाले हमारे पास रिलेशन थे। यदि आप इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा, जहां से हम इसको करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को जो आर वाला रिलेशन हमारे पास डियर आ रहा है वो देखो ध्यान से। यदि आप क्यू वाला जो हमारे पास स्टेप है ना, क्यू वाले को आप एन लेते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा। यदि हम क्यू वाले को डियर हम जहाँ पर ले रहे हैं, यदि हम क्यू वाले को आप जहाँ पर मतलब एन ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर भी एन आ जाएगा, जहाँ पर एक कम आ रहा है जहाँ पर एक और कम आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हमने यहाँ पर लिखना होता है लास्ट में एंड बी गेट, जो हमारे पास ऐसे है कुछ ना, जहाँ पर यदि आप क्यू को एन ले देते हैं तो जहाँ पर प्लस आर एन है, और जहाँ पर इसके साथ एक कम एन आ जाएगी और इसके जहाँ पर आ जाएगा एक और कम आ जाएगी, तो हमारे पास आर एन माइनस टू जो ऐसा रिलेशन बन रहा है। और सच दैट एन की वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे। तो हमने इसको कहाँ से देखा, देखो जब आप n को 3 लेंगे, कम से कम n को 3 लेना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड दैट, यदि आप n को 3 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 माइनस 2 आ जाएगा, R3 माइनस 1 आ जाएगा, जहाँ पर 3 और R2। तो ये इसकी स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी, R1 यहाँ पर आ गया, R आपका क्या था 2 था, Q3 प्लस आपका R। यदि आप सोचेंगे कि सर n को हम 2 क्यों नहीं लेते, यदि आप n को 2 लेंगे तो यहाँ पर यार R के पैर में 0 आ जाएगा, और ऐसा हमने कुछ भी रिमाइंडर रिप्रेजेंट नहीं करा। यदि आप n को 1 करेंगे तो R के पैर में यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, जो नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करते। तो थोड़ा सा संभल कर करना होता है हमारे पास, ठीक है, बिकॉज पहले वाले केस के अंदर तो आपका A ही आ गया था, दूसरे वाले केस के अंदर भी आया था। तो थर्ड स्टेप के ऊपर जाकर आपका देखो ये का आपका B एंड R1 का रिलेशन आ गया था। आफ्टर दिस स्टेप, आफ्टर इसको कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन आया था वो हमारे पास सारे का सारा आर में आया था। वो सबसे पहला रिलेशन ये था कि जहां पर आपको 1 चाहिए, इधर आपको 2, इधर 3, तो जो 3 वाले था उसको मैंने n सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास चलेगा। और ये इसी के साथ आपके पास जे रिलेशन भी सामने आपके पास आ जाएगा। आफ्टर दैट यदि आपके पास 0 रहेगा कि आपका R1 R2 R3, यदि मान लो आप इसको सेंटर वाले को n लेते तो ये आपका n+1 हो जाएगा और ये आपका n-1 हो जाएगा। ये रिलेशन भी यहीं से आपको उठाकर लिखा हुआ है, ये रिलेशन भी आपके पास, इसको हम हटा देते हैं। ये रिलेशन मैंने आपको भी जो दिखवाया है स्क्रीन के ऊपर, वो रिलेशन भी आपके पास ऐसे ही है। कौन सा रिलेशन आपके पास अभी हमने देखा था, हमने कुछ ऐसा देखा था कि आपके पास यहाँ पर भी आर और जहाँ पर आपके पास क्यू है। तो मैंने बोला कि यदि आप यहाँ पर n लेते हो तो यहाँ पर n+1 है और जहाँ पर आपका n-1 है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देनी है, ठीक है। तो देयरफॉर डियर आपने देखा होगा कि हमारा जो Rn जो लास्ट वाला आ रहा है तो वो क्या काम करेगा,
अब यदि आप जहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो R3 आएगा, या तो हमारा R3 डिवाइड कर रहा हो, जैसे मैं इसको दिखाता हूँ, जो आपका R2 है वो R1 को डिवाइड करा और R1 हमारा ऊपर A को डिवाइड करा था। अभी हमने A के जहाँ पर करा नहीं है, अभी हमने एक केस करा नहीं यहाँ से, अभी आपका जहाँ से भी हो सकता था कि यार R2 इज इक्वल टू R3 इंटू क्यू 4 प्लस R4 आ जाएगा। जैसे R4 को जीरो करेंगे तो आपका R3 इसको डिवाइड करेगा R2, मतलब जो भी आपका न्यू वाला R आ रहा है 4, 5, 6, 7, तो जो जितने भी रिमाइंडर आपके बाद में आएंगे वो जो भी रिमाइंडर आपके छोटे 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 होते चले जाएंगे, और एक छोटा रिमाइंडर बड़े वाले रिमाइंडर को तो डिवाइड कर ही सकता है बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा डियर, हम यहाँ पर ये लिख पाएंगे कि हमारे पास जो रिलेशन बन रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास जो भी रिलेशन यहाँ पर बन रहे हैं उनको हम जे लिख पाएंगे। ये तीन चीज़ें हम लिख रहे हैं, एक तो हम जे रिजल्ट लिख रहे हैं, ऊपर से देकर एक जे लिख रहे हैं, एंड यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो आर एन होगा वो आर हमारा जो एन वाला है ना, वो आपका आर एन माइनस वन अब से एक छोटे को डिवाइड करेगा, फिर उसी के साथ लिंक करके उससे भी पीछे बैक जाएगा, फिर उससे चलते चलते जो हमारा आर एन है वो आपका R3 को भी डिवाइड करेगा, आर एन आपका R2 को भी डिवाइड करेगा डियर। आपके पास जो आर एन बनेगा सबसे वाला वो R1 को भी डिवाइड करेगा, और सबसे बड़ी वाली बात हमारा आर एन ए को भी डिवाइड करेगा, एंड आर एन हमारा बी को भी डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग आर एन हमारा एक कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑल द नंबर हो जाता है, और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आर एन है वो ए एंड बी का कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। लास्ट में चलते 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 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो बीच में ये हम चीज़ लिख पाएंगे कि ये कॉमन डिवाइजर है। इफ फर्दर हम लेट कर लेते हैं, इफ हमारे पास पी इज अ कॉमन डिवाइजर है, इफ पी इज अ कॉमन डिवाइजर को मैं सी डी लिख रहा हूँ, आप लोग कॉमन डिवाइजर ही लिखना, ऑफ ए एंड बी है। यदि ये हमारा ए एंड बी का कॉमन डिवाइजर हो तो डियर ये आपका जो पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा, कॉमा पी आपका बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और इसका मीनिंग हमारे पास वही रिलेशन आ जाएगा, पी आपका डिवाइड करेगा बी को, कॉमा पी डिवाइड करेगा माइनस ए इंटू क्यू वन को, और इसका मीनिंग पी डिवाइड करके इन दोनों के सम को करेगा, और इसका मीनिंग पी हमारा डिवाइड करेगा आर वन को, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब पी आर वन को भी करेगा डियर। अब इसके बाद तो यार आपका सेम है ना, ये चीज़ हमने एक ये वाली लिखी थी लास्ट में कि ए इज इक्वल टू आर वन इंटू क्यू टू और प्लस हमारा आर टू था। तो इसका मीनिंग यदि आप ए माइनस आर वन क्यू टू कर लेंगे तो इज इक्वल टू आर टू हो जाएगा। अब हमारे पास देखो नाउ आपके पास क्या है, आपके पास अभी जो पी है वो ए को भी डिवाइड कर रही है, और पी हमारी आर वन को भी डिवाइड कर रही है। पी हमारी ए को भी करेंगे, पी हमारी आर वन के साथ कुछ भी लगा लो, माइनस का आर वन और साथ में क्यू टू लगा लो, तो पी इन दोनों की जो एडिशन है उसको भी डिवाइड करेगा, ए माइनस आर वन इंटू क्यू टू। और यदि मैंने आपको अभी अभी डियर ऊपर दिखवा रखा है कि हमारे पास ये जो ए माइनस आर वन इंटू क्यू टू होता है ना, ये इज इक्वल टू आपका आर टू के इक्वल है, ये हमारा किसके इक्वल है, आर टू के इक्वल है। तो इसका मीनिंग पी हमारा आर टू को भी डिवाइड करेगा, तो बीच सिंबलाइज हमारे पास जो पी है वो आर टू को भी डिवाइड करेगा। तो इसका जो नॉन स्टॉप प्रोसेस होता है, आप हर एक रिमाइंडर तक जा पाएंगे तो आपके पास हर एक को डिवाइड करेगा। तो दैट इज आप ये लिख पाएंगे कि पी हमारा आर वन को भी डिवाइड करा, पी हमारा आर टू को भी डिवाइड करा, पी हमारा आर थ्री को भी डिवाइड करा, अप टू सोन पी हमारा आर एन को भी डिवाइड करेगा। अब देखिएगा एक चीज़ तो मैंने ऊपर हमने लिख रखी है कि हमारे पास एक चीज़ तो हमने ऊपर लिख रखी है, ये वाली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो हमने ये लिख रखी है कि हमारा जो आर एन ना वो ए को भी डिवाइड करता है, आर एन हमारा बी को भी डिवाइड करता है। इसका मीनिंग आर एन हमारा इन दोनों का कॉमन डिवाइजर हो गया, ठीक है जी, हो गया। और यहीं पर हमने डियर ये भी शो कर दिया कि हमारा पी जो है वो भी नंबर ए एंड बी को डिवाइड करा। पी आपका देखो हमें पता ही सभी को कि पी हमारा ए को भी कर रहा है कॉमन डिवाइजर, और बी को भी कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों कॉमन डिवाइजर है। लेकिन हमने थोड़े से स्टेप इसके अंदर लगाए और हमने ये शो कर दिया कि पी जो हमारा है उस लास्ट वाली आर एन को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मीनिंग यदि पी आपका आर वन को डिवाइड करा तो डियर इसका मीनिंग तो यही होगा ना, तो पी हमारा लेस देन इक्वल टू आर एन हो गया, तो इसका मीनिंग आर एन बड़ा हो गया, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास आर एन इज जी सी डी हो जाएगा, बड़े वाला है ना। तो इसका मीनिंग हमारे पास जो जी सी डी आ जाएगा ए कॉमा बी का वो हमारे पास आर एन हो जाएगा। तो जिसलिए हमारे पास इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, एन हो गया। तो हैंस जी सी डी हमारा एग्जिस्ट करता है, हैंस जी सी डी ऑफ टू नंबर ए कॉमा बी इज ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। आपके पास कम से कम 1 होता है 9 0 के लिए। तो ये इसका एक पार्ट था, एक बार प्लीज़ इसको कर लेना, मैंने आपको स्पेशल करवाने की कोशिश करके बुक के अंदर तो आपके पास है। इसके अंदर ये आपके पास 2 केस चलेंगे, हम सेकेंडली जब इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे इसके अंदर हम लेट करके चलते हैं कि यार वी वांट टू शो दैट कि जीसीडी आपका यूनिक है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा टारगेट किया, वी वांट टू शो दैट कि हमारे पास जो जीसीडी है ऑफ ए कॉमा बी वो हमारे पास कैसी है, यूनिक है। कि वी वांट टू शो दैट जो हमारे पास जीसीडी आ रहा है ए एंड बी का वो कैसा है, वो हमारे पास यूनिक होना चाहिए। अब इफ पॉसिबल यूनिक शो करना, तो इफ पॉसिबल तो लेट करो यार, इफ पॉसिबल है तो अपने लेट करो कि हमारे पास 2 है जीसीडी, एक D1 है, एक हमारे पास D2 है, ठीक है जी, दोनों के दोनों आपके पास जीसीडी है।
D1 एंड D2 आर GCD ऑफ A, B आपने लिख लिया कि इन दोनों के GCD है। अब ये दोनों के दोनों GCD है तो डियर आपके पास क्या होगा, सबसे पहला केस हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट हमारे पास D1 इज इक्वल टू GCD ऑफ A, B है, एंड दूसरे वाले GCD को हम लिख लेंगे इज द डिवाइजर ऑफ, इज कॉमन डिवाइजर ऑफ A, B है। अब ये सिंपल कॉमन डिवाइजर और जी आपका कॉमन डिवाइजर से बड़े वाला, तो इसका मतलब हमारा D1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू D2 हो जाएगा। एंड फर्दर आप ये शो कर दो कि D2 हमारे पास क्या है, GCD ऑफ आपके पास A, B है, एंड आपका जो D1 रहेगा इज सिंपली कॉमन डिवाइजर ऑफ आपके पास किसका रहेगा, A, B का रहेगा। अरे वाह, अब D1 आपका कॉमन डिवाइजर है और D2 भी कॉमन डिवाइजर, लेकिन उन सभी कॉमन डिवाइजर से बड़े वाला है, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, D2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू D1। फ्रॉम 1 एंड 2 से यदि हम बात कर लेते हैं तो फ्रॉम अबव वी गेट, ये हम लिख पाएंगे कि फ्रॉम अबव वी गेट कि हमारे पास जो D1 है वो इज इक्वल टू D2 होगा, हेंस आपके पास जो है GCD क्या होगा, यूनिक होगा। तो देयरफॉर हमारे पास जो भी GCD आएगा ऑफ A, B का वो कैसा रहेगा, वो यूनिक हमारे पास रहेगा, दैट इज अ यूनिक। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सी एग्जांपल थी, प्लीज इसको कर लेना, कॉपी के ऊपर मैंने आपको करवा रखी, काफी स्टेप मैंने आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश कर रखी है। यदि आप अपने बुक की तरफ देखेंगे तो आपको वहां पर भी ऐसा ही कुछ मिलेगा, ठीक है जी। देख लो यहाँ पर आपका R1 0 नहीं हुआ तो आपके पास वही केस चल गया कि यार इसके अंदर जा सकता है, फिर R2 यदि 0 होता तो A इज इक्वल टू इतना हो गया, R1 A को डिवाइड करेगा, फिर इसको उसके अंदर पुल्ली पुट कर दी। देखो ध्यान से, ये जो R1 की वैल्यू है जहाँ पर आपने A की वैल्यू पुट कर दी, R1 कॉमन निकाले तो R1 आपका B को भी डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करा, लेट करा, P A को करता, P V को करता, P इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी करेगा, P लेस देन इक्वल टू R1 होगा। तो ये पूरे का पूरा फेल व्लेज क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर कर रखा है, और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो आई थिंक आपको 35 के आसपास मिल जाएगी। तो इस लेक्चर के लिए धन्यवाद। मैं इस थ्योरम को सिर्फ एक ही थ्योरम यहाँ पर करवाना चाहता था, मेरा यदि चाहता तो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और करवाता, लेकिन ओनली वन एम ऑफ द लाइफ दैट कि आपको यार जो भी चीज़ देनी है वो एक मतलब ऐसी देनी है कि यार आपको वर्डन ना लगे। तो अभी के लिए आपने क्या करना कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस आर्टिकल को प्लीज़ 1, 2, 3, 4 दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी पर लिख कर देख लेना। जो भी काम करते हो उसको खुद के लिए पक्का करते चले जाओ, ऐसा मत सोचिए हो कि यार पेपर एग्जाम आएंगे नवंबर या दिसंबर के आगे तो 10 दिन 15 दिन से पढ़ लेंगे। यार हमारे पास मानकर चलो कि यार हमारा आफ्टर 2 डेज एग्जाम है और ये मेरे को 2-3 आर्टिकल आने ही आने हैं। आप मानकर चलो मेरा 2 डेज आफ्टर 2 और 3 डेज मेरा एग्जाम है और उस एग्जाम के लिए मेरे को ये 2 चैप्टर करने हैं, मेरे को ये 2 आर्टिकल करने हैं, मेरे को अपना बेस्ट देना है। तो बेस्ट तभी दे पाएंगे यदि हम बेस्ट उसको समझ पाएंगे और बेस्ट उसको जा कर पाएंगे। तो एक होता है कि यार क्रैमिंग इज नॉट अ बैड थिंग, तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्रैमिंग बहुत माड़ी होती है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्रैमिंग होती क्या यार, सम ऑफ द स्टूडेंट उनको एक बार चीज़ समझ नहीं लगती तो उसको फिर से रीड कर लेते हैं, फिर उनको 50% लग जाती है और 50% को सुनने के फिर से रीड करते हैं, वो 4-5 बार रीड कर लेते हैं और हम उसको क्रैम कह देते हैं कि उसको यार जाल उसने रट्टा मार लिया। रट्टा यार दिमाग तो लगता है, रट्टा मेरे से नहीं लगता है, ठीक है। आप कुछ भी करो यार, दिमाग लगता है, माइंड लगता है, ठीक है, जो यूज़ करें हम। तो हम इस वीडियो के लिए इतना करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे इसके अंदर ना आर्टिकल्स काफ़ी रहती है, डेफिनेशंस काफ़ी रहती है, तो इट जस्ट टेक सम टाइम बट फाइन एंड वी विल डेफिनेटली फिनिश इट विद इन सम डेज। तो हमारा टारगेट क्या है नेक्स्ट फ्राइडे का, और नेक्स्ट फ्राइडे तक हमारा 2nd प्लस 3rd चैप्टर फिनिश हो जाएगा यदि आप सपोर्ट करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, गॉड ब्लेस अस, टेक केयर एवरीवन।